जस्ट ऑन चाइना प्लस वन टॉप लाइन ग्रोथ क्या रहेगी और मार्जिन में क्या होने वाला है कि बायोसिक्योर क्या है और हमारे भारत को कैसे फायदा होगा, क्या क्या सेक्टर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग ऑन वैल्यूएशन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मित्र एक और हमारे साथ हैं। इनका नाम है अब्दुल कादिर पूरनवाला। हमारा जो फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, सीडीएमओ का सेक्टर है वो आज 12 साल से कवर कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए। एमबीए फाइनेंस हैं और इन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिंग कवरेज किया है सीडीएमओ सेक्टर के लिए, जहां कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब कंपनियों के एनालिसिस है। तो मुझे लगा कि इनको तो ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं। एक, ट्रम्प के टैरिफ के कारण हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब्दुल के साथ आज इसी पे चर्चा होगी कि क्या हमारे देश को इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब्दुल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, रियली हैप्पी। थैंक यू अजय जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। ओके, तो पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि टैरिफ जो लगने वाले हैं, इस पे पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले आप बताइए कि टैरिफ के कारण हमारी जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और सीडीएमओ, इस पे क्या इम्पैक्ट है? सर, तो स्टार्टिंग में तो एज ऑफ टुडे तो ऐसा कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रम्प ने फार्मास्यूटिकल ग्लोबली एज अ स्पेस ये टैरिफ से बाहर रखा था जब इसने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए थे। अभी फिलहाल के लिए खाली चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे 20% का टैरिफ लगा हुआ है फार्मास्यूटिकल पे। उसके अलावा ना ही कनाडा, मेक्सिको या फिर कोई भी और देश पे किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगा है। बातें ये चल रही है कि 10% भी, 10% भी हो सकता है या फिर इससे बढ़ के इट कैन गो अप टू से 50% भी हो सकता है। तो ये पता नहीं है। बट इंडिया में अगर हम हमारा फोकस देखें तो हम ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ बेचते हैं जी, जो कि लास्ट 4-5 साल में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इरोड हो गई है। तो इसी कारणवश फार्मा कंपनीज जो है इंडिया बेस्ड, वो ये बोलते हैं कि हम इसको पास ऑन करेंगे, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारे मार्जिन से वो अलाउ नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडिया कंटेक्स्ट में। अभी इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प किस हिसाब से लगाते हैं, दैट इज समथिंग व्हाट वी डोंट नो, किसी को भी इसको पता नहीं है। तो वो एक है चीज़ विच आई थिंक इन द नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में हमको पता चलेगा। बट एज ऑफ टुडे तो इट इज़ ओनली चाइना जहाँ पे थोड़ा बहुत टैरिफ्स लगे हुए हैं। तो इसमें आप ये कहना ये भी चाह रहे हैं कि चूंकि जेनरिक सप्लाई में ऑलरेडी प्राइसेस इतने गिर गए हैं जी, कि ऑलरेडी प्राइस इतनी कॉम्पिटिटिव है, टैरिफ लगाने का एक कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज देन इन्फ्लेशन और ज्यादा होगा। राइट, अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट ऑलरेडी इतने ज्यादा है। बराबर। ओके, दूसरा सवाल है बायोसिक्योर एक्ट को लेके। जी, आपकी रिपोर्ट में आपने बायोसिक्योर एक्ट को लेके काफी चर्चा करी है, जो कि टैरिफ की प्रॉब्लम से एकदम ही अलग है। बराबर। व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन कि बायोसिक्योर एक्ट क्या है और हमारे भारत को कैसे फायदा होगा? जी, सो देखिए, जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो खाली टैरिफ्स को लेके थी। जी, बट इसके अलावा एक नॉन टैरिफ बैरियर भी जो है, वो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट हुए तो उन्होंने एक एक्ट पास करवाने लिए रखा था। ये एक्ट था कि जो भी यूएस में बायोटेक प्रोडक्ट्स आते हैं जी, बाहर से, स्पेशली अगर कोई चाइनीज कंपनी है जिसका सम कंट्रोल, थोड़ा बहुत कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट के पास है या फिर कोई भी तरीके से वो उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं, अच्छा, वैसी सब कंपनीज से इनको अपना एक्सपोजर हटाना है। तो इसके लिए बायोटेक कंपनीज को 7 से 8 साल दिए जाएंगे, जो ये ट्रांजिशन पीरियड करने में, हाँ, इनको पूरा ट्रांजिशन करना अपना सप्लाई चेन जो चाइना से है, आइदर वो यूएस वापस लेके आ जाए या फिर ऐसी एक कंट्री में लेके चले जाए जहाँ पे इट्स नॉट कंसिडर्ड, और जो भी एक फेवरेबल टर्म्स पे है उनके साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज अच्छा, अभी अगर हम देखें तो इंडियन सीडीएमओ में काफी कम एक्सपोजर है सबका बायोटेक को लेके। जी। एंड ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे हर एक कंपनीज को अपना अपना एक फेयर शेयर मिल सकता है अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो। इफ आई रिमेम्बर राइट, वुशी बहुत बड़ी कंपनी है चाइना में, जी, जिसका जो पूरी सप्लाई चेन में काफी जी, इन्वॉल्वमेंट है। जी,
और वूशी को तो स्पेसिफिकली बोला भी गया है राइट। कि सो वूशी, हाँ यस, सॉरी जो बताइए। वूशी एक है कंपनी, सो वूशी के अलावा भी एक दो कंपनीज और है जिसका इस एक्ट में या फिर जो पास ऑन होने वाला है उसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे बना रही है तो इससे उनको हटाना है अच्छा, एंड कोई और कंपनी पे जाना है। तो इसमें फिर अमेरिकन कंपनी को ये करना पड़ेगा कि अगर चाइना में आपकी सप्लाई चेन में कुछ भी सामान आ रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जी आपके 6 से 7 साल हैं, और उसमें तो फिर हमारी कंपनी को तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज़ केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम अच्छे हैं, राइट। बायोसिमिलर में हम ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं, जी तो अगर ढंग से काम किया जाए तो हम काफ़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में ला सकते हैं। जी जी, सही बात है। सो अगर हम लास्ट 2-3 साल में देखें तो जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है इंडिया जी, में, जी, आप नाम में डीवीज देख लीजिए, लॉरस देख लीजिए, अभी सुवेन फार्मास्यूटिकल है, बिल्कुल, सब ने अपना स्केल बढ़वाने के लिए कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी, तो ये अगर ट्रांजिशन होता है तो मेरे हिसाब से इंडियन कंपनीज आर वेरी वेल प्लेस्ड कि कुछ भी बेनिफिट आए तो दे कैन गो एंड ग्रैब इट। वाह! मुझे याद है 2003 में जब मैं फार्मा एनालिस्ट था, आज से 22 सालों में उस बात को, ओके। मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी अटैक ऑफ द क्लोन्स, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी चर्चित हुई थी। और उस रिपोर्ट में मैंने इंडियन कंपनीज को एक नाम दिया था, क्लास ऑफ 1970। हम जो पास आउट करते हैं ना कॉलेज जी से ना, हम कहते हैं जी, क्लास ऑफ 98। राइट। 1970 मैंने इसलिए कहा था कि 1970 में इंडिया ने अपने पेटेंट लॉ बदले थे बिफोर बराबर। डब्ल्यूटीओ। जी, हम प्रोडक्ट पेटेंट से प्रोसेस प्रोसेस पेटेंट के लिए पेटेंट गए वाले। थे, इसलिए सारे प्रोडक्ट हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते थे, जी राइट। जी और इसलिए हमारी केमिस्ट्री अच्छी हुई। जी हमें 1990 से करीब 2005 तक पूरा हमें पीरियड मिला था जब हम ट्रांजिशन कर सकते ट्रांजेक्शन। थे। जी सो आई यूज्ड टू कॉल द फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया क्लास ऑफ 1970। और एक और एनेक्डोट आपको बताता हूँ, जब मैंने डीवीज में पहली बार इनिशिएट करी थी रिसर्च, डीवीज का मार्केट कैप शायद $150 मिलियन था। बराबर। आज 30 या 35 शायद बिलियन डॉलर है राइट। 20 साल में। जी, सो सम ऑफ दीज कंपनीज जो एकदम छोटी सी अंकुर थी, दे बिकम मैसिव कंपनीज ओवर द लास्ट ट्रू 20 years। ट्रू। सो आई एम रियली हैप्पी कि ईयर्स अपार्ट आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हो रही है। जी तो अब एक और चीज पे बात करते हैं, जस्ट ऑन चाइना प्लस वन, श्योर। क्या क्या सेक्टर्स हैं जहां इंडिया चाइना प्लस वन से बेनिफिट हो सकता है, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ योर बायोसिक्योर। मतलब हर प्रोडक्ट आप वैल्यू चेन में बात कर सकते हैं, एपीआई से लेके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, फिर हम वैल्यू चेन में जाएंगे। सो देखिए, अपॉर्चुनिटी दो साइड पे है। पहला तो इनोवेटर के साथ जो काम कर रहे हैं। जी, सो यहाँ पे ये बायोटेक का जो हम बात कर रहे थे, बायोसिक्योर में या फिर आगे जो टैरिफ लगते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड ये जो इनोवेटर के साथ काम करना वाला बिजनेस है, इट्स ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो वैल्यू प्रोपोजिशन में ये हायरार्की में सबसे ऊपर होती है अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट इन क्लास मार्जिन बनते हैं। जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली शिप होता है वो इनोवेटर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू वाइज बहुत छोटा होता है। तो उसकी वजह से इसमें वो बहुत ज़्यादा आपको प्राइसिंग वाइज स्क्वीज नहीं नहीं करता है। करते, तो उसकी वजह से दो बी टू बी बिजनेस होता है बट इसमें मार्जिन अच्छे बनते हैं। बिल्कुल, सेकेंड है इसमें लॉन्जिटिविटी जो है कि आप जब तक पेटेंट है प्रोडक्ट का तब तक आप ही सप्लाई करोगे। हम्म, तो जो पूरा ब्रांड का एक शेल्फ लाइफ बोलते हैं हम, उसमें आप पूरा पूरे स्टोरी रहते हैं, में सीडीएमओ पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इट बिकम्स नॉट ओनली 1 या 2 ईयर स्टोरी, एक 8-10 साल का आपको एक पूरा व्यू मिल जाता है टू पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर इसके अलावा जेनरिक साइड पे है। तो जेनरिक में जिस हिसाब से हम देखेंगे तो गवर्नमेंट भी काफी कुछ इंसेंटिवाइज कर रहा है सेक्टर को। जैसे पीएलआई स्कीम लेके आ यस, गए थे जिसमें औरबिंदो ने अभी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया हुआ है फॉर पेंजी करके प्रोडक्ट में। तो अगर ग्लोबली ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रही जहाँ पे वर्ल्ड ही चाइना से बाहर निकलने जा रहा है, हम्म, एंड अगर हमारे पास तभी एक रेडी कैपेसिटी है, हम्म, रेडी आउटपुट है एट द राइट प्राइस, तो फिर कंपनीज को जेनरिक में भी जो हमेशा से चाइना का कोर स्ट्रेंथ रहा है कि वो लोअर प्राइस पे मैक्सिमम वैल्यू आपको वॉल्यूम दे सकता है, वहां पे भी हम भी आके compete कर सकते इंटरेस्टिंग, हैं। इंटरेस्टिंग। सो वो एक सेकंड पार्ट है जहाँ पे एपीआई में भी हम compete कर पाएंगे। तो एक चीज बताओ, ये जो CDMO कहते हैं, जी मैं ऑफ्टन इसको प्रेफर करता हूँ CRDMO कहने के लिए।
हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या मतलब है इसका और हर पार्ट का क्या ब्रॉडली सिंप्लीफाई कर? राइट। सो सीडीएमओ और सीआरडीएमओ में आर का जो डिफरेंस है वो आर इज रिसर्च के लिए, रिसर्च, ठीक है। सी इज कॉन्ट्रैक्ट, सी इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ओ इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक राइट। है। सो आर डी एंड एम ये 3 फेज है जहां पे कंपनीज एंगेज होती है। और पहला है कॉन्ट्रैक्ट कि मैं जो जी। बिग फार्मा कंपनी हूँ, मैं या फाइजर हूँ या जी। मर्क हूँ अमेरिका में, जी, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट मेरा है, बराबर। आप मेरे लिए बना रहे हैं, दैट जी इज द फर्स्ट जी जी। कॉन्ट्रैक्ट। फिर सो इसमें पहला स्टेप जो होता है कभी भी फार्मा का वो है मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो दैट इज रिसर्च कि ये एक आइडिया जनरेशन पे है, आपको एक पर्टिकुलर डिजीज पता है एंड उसके आजू बाजू एक सोल्यूशन ढूंढने का आपको एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो आप उसके आजू बाजू आपका रिसर्च करेंगे, इसके लिए आपको साइंटिस्ट लगेंगे। ठीक है। इट इज मोर काइंड ऑफ अ सर्विस काइंड ऑफ अ बिजनेस। हाँ, तो इसमें लिस्टेड साइड पे आई थिंक संजीन जो यस, बायोटेक की आर्म है यस, वो काम करती है, ठीक है, एंड छोटे स्केल पे कहीं पे थोड़े बहुत और काम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो होता है इंडिया में वो डेवलपमेंट स्टेज और मैन्युफैक्चरिंग पे होता है। होता है। तो रिसर्च का अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो लेट अस टेक, आज मोटापे की दवाई जो आ रही है GLP-1, जी जी टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे। तो मैं अगर से एलाई लिली हूँ या मैं नोवो नॉर्डिस्क हूँ, मैंने ये ड्रग आइडेंटिफाई करी कि ये मोटापा या वजन कम करने के लिए यूज होती है, मैंने रिसर्च में निकाली, फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के लिए या तो बायोकॉन को दूंगा जी कि आप इसको एक स्केलेबल प्रोसेस बनाएं, बराबर। और जब मैं इंसानों पे या जानवरों पे ट्रायल कर रहा हूं इसका, जी उस वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए। जी उस वक्त बायोकॉन या कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कंपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जी मेरे को बना के देगी, जी मे बी फ्यू किलोज टू अ मैक्स राइट हंड्रेड्स ऑफ किलोज। राइट ठीक है, तो रिसर्च किया, थोड़ा थोड़ा माल बना के दिया, राइट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करके क्लिनिकल ट्रायल कर लिया। जी ये है स्टेप 1। जी एब्सोल्युटली। इसके बाद क्या आता है? सो इसके बाद जो ट्रायल के ही अलग अलग फेजेस आते जी, हैं, जैसे फेज 1 आपने बताया कि एनिमल स्टेज पे होता यस, है। फेज 2 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। जब ये पहली बार ह्यूमन ट्रायल होती है यस, तो उसमें एफिकेसी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। एट द सेम टाइम जो उसका साइड इफेक्ट जो बोलते हैं हम वो भी टेस्ट किया जाता है, बट ये एक थोड़ा छोटा पॉपुलेशन पे होता है। सो डेवलपमेंट के लिए एक फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जी, सो जितने भी मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ये फेज 2 पे जो हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज यस, बोलते हैं, ये स्टेज पे इनका डेवलपमेंट क्वांटिटीज जाना चालू हो जाती है। फिर इसके बाद आता है फेज 3 जहाँ पे ये सेम ट्रायल एक बड़ा मास लार्ज पे स्केल में होता है, करते लार्ज हैं, स्केल पे ठीक होता है। है, एंड इसमें फिर एवरीथिंग इज गेटिंग नोटेड। तो हर एक साइड इफेक्ट्स कितना परसेंटेज पॉपुलेशन पे आया एंड फिर उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन बकायदा बन के एक रेगुलेटर को सबमिट किया जाता है। जैसे यूएस के लिए यूएस एफडीए होता है जी, या यूरोपियन डीक्यूएम होता है, इसको ये सबमिट किया जाता है। इसके बाद फिर आपको एक मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिलता है। कि ये ड्रग अब आप जी बेच सकते जी हो जी ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जी। ठीक है। तब वो ड्रग फिर आपका डेवलपमेंट स्टेज से एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में अच्छा, एंटर हो जाता है। सो दैट इज आपका लास्ट स्टेज, जब ये आप डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब, वो आप पेशेंट को लिख के पेशेंट को दे सकते हैं। सो रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग जब कमर्शियल क्वांटिटी जी बाजार में आप लार्ज स्केल में बनाते जी हो, जी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन कंपनियां कैप्चर कर रही हैं। राइट सो दिस इज जी CRDMO, राइट। ओके। अब आप मुझे ये जो वैल्यू चेन हमने बनाई, रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ इंडिया वर्सेस चाइना, हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? किस सेगमेंट में हम चाइना से बेटर हैं, किसमें चाइना हमसे आगे है? जी सो इंडिया में जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, योर बैच ऑफ 90s, यस, तो तभी मार्केट जो था पूरा वो स्मॉल मॉलिक्यूल डोमिनेटेड था, जी, विच वाज जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स थे। जी, तो अगर हम आज भी देखें इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो काम कर रही है, मोस्टली ये इसके आजू बाजू ही काम हो रहा है। चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी तो उनसे मिस हो गई, जी, तो वो नेक्स्ट बिग जो अपॉर्चुनिटी है यूएस में जो बायोलॉजिक के फ्रंट है, करेक्ट, बायोटेक फ्रंट है,
इन्होंने काफी अपना काम वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया में अभी भी थोड़े बहुत कंपनीज ये काम कर रही है, बट नॉट एट द स्केल एट विच चाइना कर रही है, बट काम चालू किया है काफी कंपनीज ने। सो अगर नाम लेने जाऊं तो सुइन फार्मास्यूटिकल है, यस, फिर पिरामल फार्मा है। ये लिस्टेड साइड पे ये 2-3 कंपनीज है जो बायोटेक रिलेटेड थोड़ा काम कर रही है आज के अच्छा, डेट पे। एंड अगर चाइना से फिर जो मेजर शिफ्ट होगा तो ये बायोटेक स्पेस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो लिस्टेड अनलिस्टेड साइड पे थोड़ी बहुत और कंपनीज है जो ये काम कर रही है। मेजर काम जो आएगा ये बायोटेक रिलेटेड ही होगा। ओके। दूसरा सवाल है कि विद इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीके की दवाई बनती है। जी सेम पैरासिटामॉल मैं आपको सिरप में दे सकता हूँ, जी पैरासिटामॉल मैं आपको टैबलेट दे सकता हूँ, एंड सो ऑन। जी कई चीजों में अगर मुझे वोवरान आपको देनी है जो पेन किलर है, जी मैं एज अ क्रीम दे सकता हूँ, टॉपिकल मैं आपको इंजेक्शन दे सकता हूँ, और जी बहुत ज्यादा है, एंड सो ऑन। जी जी तो ओरल, इंजेक्टेबल, टॉपिकल अलग अलग तरीके के हैं। जी। इसमें बताइए कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसमें अच्छी है, किसमें मुश्किल है, क्या हो रहा है? सो आई थिंक जो सबसे चैलेंजिंग बिजनेस है यूएस के लिए एंड किसी भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की एंड पे, वो टिपिकली होता है इनहेलेशन में यस, एंड इन इंजेक्टेबल यस, एनी फॉर्म। यस, बाकी जो टैबलेट्स बनाना है, कैप्सूल्स बनाना है, इनका मास इतना बढ़ चुका है प्रोडक्शन कि इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं माना जाता जी, है। सेकेंड है इसका, अगर आप साइंस का पार्ट देखें तो जो टैबलेट होती है आप मुंह से खा के वो बॉडी में फिर डिसइंटीग्रेट होती है। जी, वरल्स जो इंजेक्टेबल है स्पेशली, वो सीधा खून टिपिकली में आपका जाता है, हाँ सीधा खून ब्लड में में चले जाता है। जाता है। यस, सो आपका जो डीएनए इम्पैक्ट है उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी कारणवश डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है। स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यू नो, इट हैज टू बी मैक्सिमम। हाँ, जो एकदम इम्प्योरिटी अलाउड ही नहीं। यस जी एग्जैक्टली। सो इम्प्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से ये जो इंजेक्टेबल्स है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है आज के डेट पे भी। सो अगर कोई कंपनी सिर्फ टैबलेट कैप्सूल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वर्सेस कोई इंजेक्टेबल कर रही है, जी इंजेक्टेबल वाली की ज्यादा वैल्यूएशन है, जी तो उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल आमतौर पे ज्यादा होनी जी चाहिए, तो उसकी जी वैल्यू भी ज्यादा होनी जी चाहिए। जी जी ओके। द अदर थिंग इज, फिर अगर लेट अस से कंपनी कैप्सूल ही बना रही है, फॉर्मुलेशन किसी और के लिए बना रही है, वो कंपनी इंडिया में ज्यादा पैसा बनाती है कि एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा बनाती पैसा तो आई थिंक एक्सपोर्ट में ही है? ज्यादा अच्छा, बनेगा, इवन फॉर कैप्सूल्स में भी। बिकॉज अगर आप पर टैबलेट बेसिस जो रियलाइजेशन देखते हैं पर टैबलेट में, अगर इंडिया में कोई आपको उसका 1 रुपया दे रहा है, तो यही अगर आप यूएस में या यूरोप में बेच दोगे तो वो सेम कैप्सूल का आपको 2 से 2.5 रुपए भी मिलेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं नहीं है। होती है। तो इसी कारण जो ओरल सॉलिड प्रोडक्ट्स भी है, इसका इनको ज़्यादातर सबको एक्सपोर्ट करना है एज कम्पेयर टू इंडिया में। जो बेचना है वहाँ पे आपको रियलाइजेशन पर टैबलेट ओके, थोड़ा कम मिलता है, बट उस हिसाब से फिर आपके कॉस्ट भी वेरी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप दो क्वेश्चन है कि आपको रेवेन्यू स्केल पे अचीव करना है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव जी, करनी है। जी, जी, सो रेवेन्यू करना है तो आपको एक्सपोर्ट ही देखना है, तो आपको स्केल बहुत बड़ा मिलेगा वहाँ पे। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो वो आपको इंडिया में इवन फॉर ओरल सॉलिड आपके मार्जिन्स काफी बेटर बनते हैं इवन ऑन ओरल सॉलिड प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग। तो फिर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन जो उसको 3 भाग में बांटता हूँ, इंटरमीडिएट, एपीआई जो बल्क ड्रग है, और जी फॉर्मुलेशन। जी ठीक है। इंटरमीडिएट के पहले आता है बेसिक केमिकल। जी इंडिया बेसिक केमिकल में भी कुछ कर रही जी है, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे है। जी जी इंटरमीडिएट में भी जो आपने ऑरबिंदो की बात करी, पेनजी, जी आईसीए, जी डीसीए, जी उसमें भी चाइना हमसे आगे है। जी एपीआई में हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव राइट। फॉर्मुलेशन में हम अच्छा कर रहे हैं। जी इन चारों के बारे में बताइए कि ओवर द नेक्स्ट 5 से 10 साल आपको कहाँ का अपॉर्चुनिटीज दिख रही है? बेसिक जी। केमिकल, इंटरमीडिएट, एपीआई, फॉर्मुलेशन। सो आई थिंक बेसिक केमिकल में अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी नहीं होगी। आज भी देखिए तो कोई भी फॉर्म अगर दवाई का हो तो उसका बेसिक केमिकल चाइना से ही आ रहा है। अच्छा,
अगर इंडिया में भी वो दवाई बन रही है मान लीजिए, या यूरोप या यूएस में भी अगर कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है, चाइना से ही आ रही है। तो उसमें मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं है, वैल्यू प्रोपोजिशन में आप सबसे नीचे है, तो आपके आरओसीज उतने बेटर नहीं है। बिल्कुल इसी बिल्कुल बिल्कुल कारणवश आई थिंक इंडियन कंपनीज वहाँ पे नहीं। अपना कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। इंटरमीडिएट में यस, अगर आप कोई भी एपीआई मैन्युफैक्चरर को देख लेंगे तो सबको जो हम बोलते हैं N-3 4 स्टेज पे, वहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल पे सबको जाना है। अच्छा। क्योंकि चाइना कोविड में हमने ये देखा था कि सप्लाईज काफी कम हो रही थी, एब्सोल्युटली। सबका सप्लाई चेन एक इशू हो रहा था, तो उसकी वजह से काफी कुछ कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ऑलरेडी हुआ है इन इंडिया। सो इवन अगर कोई कमोडिटाइज्ड एपीआई भी है, उसका भी इंटरमीडिएट वो एपीआई कंपनी बना रही है। तो आई थिंक इंटरमीडिएट में एक स्पेस है जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इनोवेटर, जेनरिक में भी काफी काम ऑलरेडी हुआ है एंड आगे भी होगा फॉर इंटरेस्टिंग। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एपीआई में फोकस है कि आप अपना यील्ड कैसे इंप्रूव करो, तभी आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो वहाँ पे हम डीवीज है या कॉनकॉर्ड है, लॉरस है, ये सारे कंपनीज ने आपका प्रोसेस इंप्रूव करके एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने बिजनेस में लेके आया है, तभी ये चाइना से या फिर और कोई दूसरे कंट्री से भी कॉम्पीट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ। पैरासिटामॉल हम ऑलमोस्ट हल्की बुखार हो जी जो हो हम जी यूज करते हैं। जी कोविड में बुखार हो रही थी, पैरासिटामॉल की यूज बहुत बढ़ गई थी। जी पैरासिटामॉल का इंटरमीडिएट है एसिटिक एनहाइड्राइड जो राइट पैरासिटामॉल में जाता राइट, है, और ग्लोबल 80% कैपेसिटी चाइना की। चाइना की। पिछले 15-20 साल में पैरासिटामॉल 385 से $400 में ट्रेड करता था। कोविड में 400 से सीधा सप्लाई शॉक के कारण 1200 हो गया था, जी $1200, और सप्लाई थी नहीं। उसके कारण भी ये जो आयोग ने अपने बायोसिक्योर एक्ट की बात करी ना, लॉट ऑफ कंट्रीज सेड वी हैव टू मैन्युफैक्चर इवन पैरासिटामॉल इंटरमीडिएट, जी खुद करना पड़ेगा, नहीं तो यार बुखार की दवाई भी नहीं होगी। बराबर। सप्लाई शॉक भी आया और भाव 3 गुना हो गया था। जी नहीं, सही है, आप बोल रहे हो कि इसमें एक कोविड इज द टाइम जहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी फार्मास्यूटिकल की एक चाइना पे, वो सब हर एक कंट्री को समझ में आई। तो इंडिया में भी इसके बाद ही पीएलआई आया, यस। जहाँ पे भी आइडेंटिफाइड कि ये क्रिटिकल मेडिसिन है जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। सी आज की डेट में ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है, बट हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है वो दवाइयाँ। सो गवर्नमेंट ने भी जब पीएलआई लेके आए, उन्होंने पहला जो चीज़ देखी दैट वाज कैपेसिटी किस चीज़ की नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो एक आप कैप्टिवली डेवलप कर लो, फिर हम सोचेंगे कि उसको एक्सपोर्ट करना है कि इसको डोमेस्टिकली आपको यूज करना है। सो इन टाइम्स लाइक दिस, जब कोविड हो गया या फिर एक्ट ऑफ वॉर हो गए, तो ये हमको तभी हेल्प कर सकती है कि हम सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट, सफिशिएंट, आत्मनिर्भर रहे। आत्मनिर्भर रह क्या सके। बात। यूएस में भी अभी उनका वही फोकस जा रहा है। तो जो पिछले 2 दिन में हम न्यूज़ फ्लो सुन रहे हैं हम्म। कि क्रिटिकल मेडिसिन जो वो बात कर रहे हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आपके फर्स्ट टर्म में आए 2020 में, तभी यूएस एफडीए ने एक लिस्ट जारी की थी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, यस। एंड उसके अंदर उन्होंने काफी जो चीजें हैं जो क्रिटिकल वो मान रहे थे, उन्होंने वो लिस्ट डाउन की है। तो अभी वो भी उसी एरिया में काम करने चालू कर रहे हैं कि उनको भी एटलीस्ट कैपेसिटी बिल्डअप करवानी है यूएस में। आप उसको यूज करे या ना करे, या फिर ऑप्टिमम ना हो, बट एक कैपेसिटी आपको रेडी रखनी है, ताकि इन टाइम्स ऑफ नीड आप या सेल्फ रिलायंट हो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आपने यूएस एफडीए की बात करी। जी जब मैं 20 साल पहले मैंने फार्मा में रिसर्च शुरू करी थी, तब यूएस एफडीए आपको 3-4 महीने की नोटिस देता था कि हम फलाने डेट में आपका प्लांट इंस्पेक्ट करने आएंगे। जी मैं आपको बता रहा हूँ, रैनबैक्सी को पहला वार्निंग लेटर आया था 2000 आई थिंक 5 सितंबर या अक्टूबर में। उसके पहले सिर्फ 483 आते थे, जी छोटी सी वार्निंग की, ये जी ठीक कर दो वो कर जी दो। लास्ट 20 साल में एफडीए बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जी और अभी जो आपकी एक रिपोर्ट में आपने कहा कि अब तो एफडीए आपको बताएगा भी नहीं कि कब आने वाला है, वो जी आपको इंस्पेक्ट करेंगे, और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आप रेगुलेटरी रिस्क जो एफडीए वाली है उसके बारे में बताइए कि क्या हो रहा है। जी श्योर। सो रेगुलेटरी रिस्क
फार्मा का बिजनेस जो अदरवाइज एक स्टेडी स्टेट पे चलता है, एक ये चीज है जो डिस्टर्ब कर सकता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओवरनाइट। तो इसमें क्या होता है कि एफडीए आपके डोर पे आके इंस्पेक्ट करना चाहता है आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एंड आप मना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपको 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 सारे रिकॉर्ड जो मांग रहे हैं वो आपको देने हैं। वो सब हर चीज को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ लैप्सेस है, एंड उसके बाद आप जैसे बता रहे थे एक 483 देते हैं। अभी हिस्टोरिकली ये 483 आता था, फिर उसके बाद कंपनीज अपना क्लैरिफिकेशन ठीक देती करके, थी हाँ और वो सॉल्व हो जाता था। जी। बट अभी लास्ट 5-10 साल में एफडीए एक स्टेप आगे जा चुका है। तो जो पहले के साल में जब इनके सारे प्लांट्स बने थे तब जो रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी, एफडीए अभी बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है। तो उन्होंने अपने जो प्रोसीजर्स है वो बहुत ज़्यादा अपडेट किए हुए हैं। जी। तो जो चीज़ 5 साल या 10 साल पहले चल जाती थी वो अभी नहीं चलती है, और इनको उसका रेमिडिएशन तुरंत चाहिए। एंड इसके बिना काफ़ी केसेस में उनको वो दवाइयाँ भी अपने यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसके वजह से वो वार्निंग लेटर आ जाते हैं। तो एक वार्निंग लेटर में क्या होता है कि आपका जो नए अप्रूवल है वो रुक जाते सारे हैं। बंद हो जाते हैं। फिर एग्जिस्टिंग भी जो आप दवाइयाँ बेच रहे हैं आपको हर एक पे थरो क्वालिटी चेक करके ही आपको बेचना है। विदाउट दैट अगर आप बेच नहीं सकते हैं, या फिर वर्स्ट केस सिनारियो में अगर आपको एक इम्पोर्ट अलर्ट आ गया तो फिर आप कुछ भी नहीं बेच कुछ सकते नहीं हैं। बेच सकते। तो एफडीए उस कारणवश थोड़ा बहुत अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। अगर आप देखेंगे 2018-2019 में, तो आई थिंक दैट इज द टाइम जहाँ पे मैक्सिमम वार्निंग लेटर इंडियन कंपनीज को आए थे। सन फार्मा, हलोल जी तब जी। था। डीवीज को भी आया डीवीज था। को भी आया था। यस आई रिमेम्बर जी। जी। तो उसके बाद कोविड एक पीरियड था जहाँ पे नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स हो गए थे, हम्म। क्योंकि ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन था, दवाइयाँ की काफ़ी उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। बट अभी फिर लास्ट 2 साल में वापस से हम देखें तो एफडीए वापस आ रहा है, री इंस्पेक्शन बढ़ रहे हैं। एंड अभी जो बोल रहे हैं कि आपको पहले जो हफ्ते भर की नोटिस या 10 दिन की नोटिस देते थे, अब से वो नहीं दी जाएगी। इंस्पेक्शन पूरे के पूरे सरप्राइज होंगे। तो आज के डेट पे एफडीए जो कर रहा है कि हाँ। वो डोमेस्टिक भी किसी को जाके यूएस के अंदर भी वो किसी को बताता नहीं है। नहीं। सेम उसको वो चाइना के लिए भी करना है और इंडिया के लिए भी करना है। तो जैसे अपने बचपन में जब पढ़ाई करते थे, परीक्षा का डेट पहले पता होता था कि इस फलाने दिन में एग्जाम है। जी अब सारे टेस्ट सरप्राइज टेस्ट हो गए हैं, जी, पता सारे के नहीं। सारे सरप्राइज होंगे। आपको हर एक दिन वही डिसाइड करके रखना है कि आज एग्जाम हो सकती है। क्या बात है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली एक फार्मा सीईओ से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी एफडीए की नई तरीका क्या है ना, कि लेट्स अज्यूम आपकी फैक्ट्री में एफडीए गया और देखा कि यार आप चाय का ग्लास भी राइट ग्लव से उठा रहे हो, जी ठीक है। फिर वो दूसरी फैक्ट्री में गया, वहां देखा कि नहीं, चाय का ग्लास वो ग्लव से नहीं उठा रहा है, तब वो बेस्ट प्रैक्टिस बना देगा कि जी चाय का ग्लास जी, आप ग्लव से ग्लव उठाओ। से उठा, राइट। तुम्हारे यहाँ नहीं है, 483 दे दिया है। जी दिस इज हाउ हर चीज बेंचमार्किंग, जो बेस्ट प्रैक्टिस आप में देखी जी वो स्टैंडर्ड बन जा जी रही है, यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस देखी स्टैंडर्ड बन जा रही है। जी। तो इनफैक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी में कन्वेयर बेल्ट में ट्रॉली जा रही थी, ओके। उसमें भी कोई ट्रॉली को देवर कवरिंग सम पार्ट ऑफ इट, कुछ कंपनियां नहीं कर रही थी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो सरफेस है ये ना तो दवाई से टच हो रहा है ना कुछ टच हो रहा है, राइट। लेकिन जहां उन्होंने एक कंपनी में देखा, देखा, हाँ। उन्होंने वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना दिया है। बराबर। कॉस्ट बढ़ जाता है, जी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। जी जी। सो रेगुलेटरी बैरियर जो आपने कहा ना, नॉन टैरिफ बैरियर, यस। वो एफडीए कारण भी आ रहे हैं। जी एब्सोल्युटली सर। तो फिर एक चीज बताइए, अगर मैं 3 से 5 साल का व्यू लूं, ओवरऑल सीडीएमओ इंडस्ट्री की टॉप लाइन ग्रोथ क्या रहेगी, पहला, जी। और मार्जिन में क्या होने वाला सो मेरे हिसाब से अगले 5-7 साल तक है जी। ये सीडीएमओ ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप 15 से 18% की टॉप लाइन ग्रोथ आ सकती है। दिस इज रूपी। दिस इज रुपी ओके, INR वेरी टर्म्स। नाइस। इसके अलावा अगर आप मार्जिन वाइज देखेंगे तो जो सारी कैपेसिटीज बढ़ी हुई है, इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर आज के डेट में है। हाँ। तो जैसे ही जैसे नए ऑर्डर्स आते जाएंगे आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, एंड इसी वजह से आपकी जो पैट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो तकरीबन 20 से 25% हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 5 years। ओके, सो टॉप लाइन ग्रोथ यू आर सेइंग 15 to 18, जी थोड़ी ऑपरेटिंग लेवरेज जिसके कारण थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन, जी। लीडिंग टू हायर टॉप लाइन बॉटम लाइन बॉटम ग्रोथ। लाइन ग्रोथ। ओके, दिस ओवरऑल फॉर द इंडस्ट्री। यस। एंड
वैल्यूएशंस आपके सेक्टर के भी लेकिन महंगे हैं कंपेयर्ड टू हिस्ट्री। जी। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग ऑन वैल्यूएशंस? तो सर वैल्यूएशन में 2-3 चीज़ें हैं जो एक हमने डिस्कस की अबाउट बायोसिक्योर जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी आएंगे। उसके अलावा GLP-1 एक स्पेस है जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आ सकती है। उसमें अभी जेनरिक्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होगी स्पेशली फॉर वन प्रोडक्ट जो अभी नेक्स्ट ईयर ऑफ पेटेंट होगा। तो उसी कारणवश जिस हिसाब से ये पूरा स्पेस ओबेसिटी रिलेटेड स्पेस जो इवॉल्व हो रही है वहाँ पे काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास आ सकता है एंड इसी वजह से सेक्टर का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट अगर इसमें आप 4 या 5 साल का व्यू लेके देखेंगे तो यहाँ से भी आपको पैसा बन सकता है। तो आप कह रहे हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो सस्टेन करेंगे क्योंकि ग्रोथ है और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो ऐसे GLP-1 वाली आपने कही कि जो वजन कम करने वाली जी। ड्रग है वो तो ऑफ पेटेंट जाके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी। ठीक है अब्दुल, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। अगली बार जब मिलेंगे एक सेक्टर में और डीप जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच, प्लेजर। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा उनको